Okay, the second response is conform. पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करिएगा, एक कन्फर्म नहीं है। आप लोग जब इसे कन्फर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है आप कन्फर्म कर रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं। इट इज नॉट कन्फर्म, इट इज कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म वो ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलेशन में फेल हो जाते हैं, विच कैन नॉट रेगुलेट दियर ऑर्गेनिज्म, सॉरी, which cannot regulate their internal environment. The conform are the organism rather यहां पर conformer शब्द आएगा। Conformer are the organism which cannot regulate their internal environment। और ये इंटरनल एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आपको पहले से बता रखा। अब याद रखना कि इनका एक डेटा है कि दुनिया के 99% ऑर्गेनिज्म, यहां पर मैं प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं, दुनिया के 99% एनिमल और ऑलमोस्ट 100% प्लांट, almost 100% plant, they are the conformer, almost 100%, and the 99% are the animal which are the conformer। इसका मतलब है जो मैं 1% आपको छोड़ रहा हूं जिनको मैंने नहीं बताया, these are mammals। बोलो क्या है? mammals हैं। और ये कौन है? birds। so mammals और birds वो हैं जो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, कंफर्म है। क्वेश्चन ये आता है कि जब रेगुलेशन इतना अच्छा प्रोसेस है जो आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन करके दे रहा है, तो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन रेगुलेटर की तरफ क्यों नहीं हुआ, कॉन्फॉर्मर की तरफ क्यों हुआ? फिर से सुनिए, नेचुरल सिलेक्शन में ऐसे सिलेक्शन की बात की जा रही है जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं वो रेगुलेटर ना होकर क्या है? कन्फर्मर। तो जब रेगुलेशन एक अच्छा फीचर है तो ऑर्गेनिज्म ने रेगुलेशन की बजाय कन्फर्मर क्यों चुना? इस बात को समझने के लिए एनसीईआरटी बोलती है देयर इज अ टर्म नोन एज कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ये आप मत भूलिएगा, ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत एप्लीकेबल होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट चाहिए, कोई फायदा चाहिए, आपको उसका कॉस्ट चुकाना ही पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस दुनिया में आपको कोई भी बेनिफिट चाहिए, आप एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो बोलते हैं अगर आपको रेगुलेशन करना है तो आपको कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, और कॉस्ट इन केस ऑफ रेगुलेशन इट इज एनर्जी। याद रखें, ये एनर्जी है जो आपको चुकानी पड़ेगी। याद रखना, रेगुलेशन इज अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। रेगुलेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और याद रखने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है कि वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज कर सके एज अ कॉस्ट, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके रेगुलेशन का। और इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी एनालॉजी और छोटी सी बात को समझना पड़ेगा जो फिजिक्स से बड़ी रिलेटेड है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करें ताकि मैं इसको यहां पे रफ करूंगा और मैं कंटिन्यू रखूंगा। कन्फॉर्मर, दे आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरमेंट। और ये इंटरनल एनवायरमेंट में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, वन थिंग। दूसरा, 99% एनिमल इस दुनिया के और ऑलमोस्ट 100% प्लांट, ये रेगुलेटर नहीं है, ये कॉन्फॉर्मर है। याद रखना, सारे लोग रेगुलेटर नहीं है, कॉन्फॉर्मर की तरफ क्यों गए? क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या चुकानी पड़ेगी? कॉस्ट। और यहां पर कॉस्ट रुपए पैसे नहीं है, बल्कि क्या है? एनर्जी। और ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है कि वो इसको लगा सके और ताकि बेनिफिट मिल सके। इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा फिजिक्स की बात समझनी पड़ेगी। याद रखना, हीट लॉस, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हीट लॉस या फिर हीट गेन, हीट लॉस और द हीट गेन, इट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम।
आप लोग बहुत ध्यान से सुने, मैंने केवल सरफेस एरिया नहीं लिखा है। हीट लॉस और हीट गेन इट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए पहले मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में आपके सामने सिखाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इसका फिजिक्स वर्जन सिखा देता हूं। सर्दियों में बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, लेकिन बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री। अब बताइए बॉडी हीट गेन करेगी कि लॉस करेगी? लॉस करेगी। तो जब आप बॉडी का हीट लॉस को रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं कि श्रिंक करते हैं? श्रिंक करते हैं, क्योंकि सर्दियों में आप अपनी बॉडी को श्रिंक करते हैं ताकि आपका क्या कम हो सके? सरफेस एरिया। लेकिन आपका क्या कम नहीं हो सकता? वॉल्यूम। आप जितने मोटे हैं उतने ही रहेंगे, आपका जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, लेकिन आप उस वॉल्यूम में क्या कम करने लगते हैं? सरफेस एरिया, ताकि हीट लॉस क्या हो सके? कम। हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं आपको एक छोटी सी फिजिक्स की बात पढ़ाता हूं। ऑल्दो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्रैक्टिकली हो सकता है आपको पॉसिबल ना लगे, लेकिन एक क्वेश्चन को समझने के लिए हम बात कर सकते हैं। इफ देयर इज अ बिग ड्रॉपलेट ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम की एक ड्रॉपलेट है, पानी की एक ड्रॉपलेट है जिसमें 1000 ml में कर सकता हूं। 1 लीटर का मतलब 1000 ml कर सकता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं, लेट सपोज, जरूरी नहीं कि सही बात है, मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए कि इसका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा सरफेस एरिया और ये लिखा है वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास एक बड़ी सी ड्रॉपलेट है। ये क्वेश्चन आप बार बार पूछेंगे, इसलिए मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं बार बार पूछेंगे, इसलिए पहले से देखें। एक बड़ी ड्रॉपलेट है जो 1000 ml 1 लीटर की है और जिसका एरिया मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और ये ड्रॉपलेट टूटती है और 1000 इक्वल ड्रॉपलेट में टूटती है, 1000 इक्वल ड्रॉपलेट में टूटती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फिजिक्स, अगर 1000 ड्रॉपलेट बनी तो बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको शायद इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि 1000 ml की एक बड़ी ड्रॉपलेट अगर 1000 ड्रॉपलेट में 1000 ड्रॉपलेट में टूट जाती है और सारी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम इक्वल है, याद रखना वॉल्यूम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज हमारे सारे मिल्क मैन जो होते वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क बेचते। याद रखना, इसका मतलब है 1000 ml की बड़ी ड्रॉपलेट का टोटल कुमुलेटिव एरिया क्या, टोटल कुमुलेटिव वॉल्यूम क्या होगा? 1000 ml। और अगर मैं मान लूं हर एक ड्रॉपलेट इक्वल वॉल्यूम की है, तो बताइए हर ड्रॉपलेट में कितना वॉल्यूम आया? 1 ml। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 ml आया। तो हमने बोला 1000 ml की ड्रॉपलेट को मैंने 1000 ड्रॉपलेट में तोड़ दिया, एक ड्रॉपलेट को 1000 ड्रॉपलेट में तोड़ दिया, और सारी की सारी ड्रॉपलेट इक्वल वॉल्यूम की हैं, तो वहां पर हर एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml। 1 ml होगा। ओके, नाउ ये सबको मालूम है कि जब बड़ी कोई ड्रॉपलेट छोटी छोटी ड्रॉपलेट में टूटती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अगर मैं मान लूं कि इन सारी ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो ये अपने आप 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा कि इससे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। और अगर मैं ये मान लूं कि इन सारी ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है, तो मैं एक एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया पूछूं तो क्या आएगा? ऑलमोस्ट 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। चलिए बड़ी ड्रॉपलेट की तरफ जाइए और इसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। तो जब इसका सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो वो होगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1000 ml, दैट विल बी 1। अभी देखना आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आने वाले। अब इस किसी भी एक छोटी ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। इट विल बी सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज विल बी 1.2 अपॉन 1। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आया? 1.2। इतनी सारी मैथ पढ़ाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे किसी भी ड्रॉपलेट का साइज, इधर देखते जाइए, जितना जैसे जैसे किसी भी ड्रॉपलेट का साइज छोटा होता जाएगा उसका वॉल्यूम भी कम होगा, सरफेस एरिया भी कम होगा। लेकिन
द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर से सुनिए, जितनी बड़ी ड्रॉपलेट होगी उतना सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम। और जितना भी छोटी ड्रॉपलेट होगी उसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। और सुनिए, हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से सुनिए, इसका मतलब अगर आप हीट लॉस कम करना चाहते हैं तो आपको सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, कम। और सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम को कम करने का तरीका साइज छोटा करना है कि साइज बड़ा करना, साइज बड़ा करना है। तो याद रखना, जितने भी कोल्डर प्लेसेस होती हैं, कोल्डर क्लाइमेट के लोग होते हैं, कोल्डर क्लाइमेट के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल्स होते हैं इनका साइज लार्ज होता है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ाता हूं बड़ा डिस्कशन का पॉइंट हो जाता है, बच्चे आपस में बड़ा डिस्कस करते हैं। फिर भी सुन लो, अगर आपको अपना सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कम करना है तो आप साइज को बढ़ाइए, ये मैंने प्रूफ किया। और अगर आपको सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा करना है तो साइज को छोटा करिए। अगर मैं पूछूं हाथी और चूहे में वॉल्यूम किसका ज्यादा, नो डाउट वॉल्यूम ज्यादा हाथी का है। वॉल्यूम किसका कम, चूहे का। मैं पूछूं सरफेस एरिया किसका ज्यादा, अभी भी हाथी का है। किसका कम, चूहे का। लेकिन मैं पूछूं रेशियो, तो बताइए सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द हाथी एंड सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द चूहा, चूहे का ज्यादा, हाथी का कम। तो बताइए, अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिज्म छोटे मिलेंगे कि लार्जर, लार्जर। इसीलिए पोलर बेयर, याद रखना, जो तुम्हारा पोलर बियर है, ये जो पोलर बियर है इसका साइज ट्रॉपिकल बियर से छोटा होगा कि बड़ा, बड़ा। और इसीलिए बोलना कोल्डर क्लाइमेट के जो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज छोटा कि बड़ा, बड़ा। एंड दिस रूल इट इज नोन एज बर्गमैन्स रूल्स, बर्गमैन्स रूल। आपको याद रखना पड़ेगा, ये बर्गमैन्स रूल नाम का रूल आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर लिख जरूर लीजिए। बर्गमैन्स रूल के अनुसार कोल्डर क्लाइमेट के जितने भी मैमल्स होंगे उनका बॉडी का साइज बड़ा होता जाएगा। बड़ा बॉडी का साइज सरफेस एरिया को बढ़ाता है लेकिन वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, और टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। और इसी तरीके से हीट लॉस इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, अगर रेगुलेशन करने पर आ जाए तो इसमें बहुत एनर्जी लगेगी। इसीलिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये रेगुलेशन पसंद नहीं करते, और रेगुलेशन पसंद नहीं करते तो क्या हो जाते हैं, कन्फर्मर, और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वैसा रखते हैं जैसे बाहर का। अब यहां पर देखिए ग्राफ में, अगर बाहर 0 डिग्री तो बॉडी का भी 0 डिग्री, बाहर 10 डिग्री तो बॉडी का भी 10 डिग्री, बाहर 20 डिग्री तो बॉडी का भी 20 डिग्री। जैसा बाहर वैसा अंदर का टेम्परेचर, और इस तरीके से एक ग्राफ मिलेगा। दिस इज नोन एज कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स इनके बीच के जो ना पूरी तरीके से रेगुलेटर, ना पूरी तरीके से कन्फर्मर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, देखिए ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है दिस, इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में तो रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उस रेंज ऑफ टेम्परेचर से कम जाने पर वो कन्फर्मर की तरह काम कर रहे हैं। सो इसका मतलब कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये रेगुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बाकी रेंज ऑफ टेम्परेचर में कन्फर्मर की तरह बिहेव करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स। सो आप अपनी एनसीईआरटी का ये ग्राफ जरूर देख लें। इस ग्राफ में वहां पर तुम्हें 3 चीजें पढ़ाई गई हैं, और इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वन इज नोन एज रेगुलेटर, जिनका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, वेदर बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवायरनमेंट को सरेंडर कर देंगे, बाहर 10 तो अंदर 10, बाहर 20 तो अंदर 20, तो ये लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर। कुछ लोग हैं जो कुछ दूर तक तो लड़ेंगे, कुछ दूर तक तो अपने आप को रेगुलेट करेंगे, और कुछ दूर के बाद अपनी बॉडी को सरेंडर कर देंगे, तो इनको बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर। तो हमारे 5 रेस्पॉन्सेस में 3 रेस्पॉन्सेस आपके सामने हैं। इनमें से पहला हो गया रेगुलेटर, दूसरा हो गया कन्फर्मर, तीसरा हो गया पार्शियल रेगुलेटर। बचते हैं 2 रेस्पॉन्सेस, उनको भी मैं पढ़ाता हूं।
नाउ इफ द चेंज इन टेम्परेचर इट विल कॉज द स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है ये अच्छा फीचर नहीं है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा, गर्मी या सर्दी हो रही है। तो ऐसी गर्मी और सर्दी को हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोलते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लोकल और रीजनल है, लोकल है या फिर रीजनल है, लिखने के पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने पर आपको कोरोना वायरस हो सकता है, तो ये उस पर्टिकुलर जगह का, उस लोकल जगह का, उस रीजनल जगह का स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब आप बताइए उस लोकल या रीजनल जगह पे आप रहेंगे कि भागेंगे? भागेंगे। ऑब्वियस आंसर है भागेंगे। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन लोकल और रीजनल है तो आप वहां से एस्केप करेंगे, एंड दिस इज द एस्केप विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। और अगर आप एस्केप विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस कर रहे हैं तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। आप वहां से भाग जाइए, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। तो आपका एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स हो सकता है ये माइग्रेशन। कब? हमेशा नहीं, व्हेन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज लोकल और रीजनल। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो अपनी बॉडी का साइज इतना ज्यादा रखती हैं कि वो माइग्रेट नहीं कर सकती। अब क्या करें? तो वो क्या करती हैं कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो टाइम बाउंड है, वो हमेशा के लिए नहीं है। जैसे मैं बोलूं कोरोना वायरस अब दुनिया भर में हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए। तो या तो आप भाग जाएं और या तो आप छुप जाएं। छुप जाए मतलब आइसोलेट हो जाए। तो अगर आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन टाइम बाउंड है तो आप फिर से बेटा एस्केप करें, लेकिन ये जो एस्केप होगा, दिस एस्केप इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझने की कोशिश करिए। ये कोरोना वायरस किसी लोकल रीजनल जगह, वुहान सिटी चाइना से है, तो बताओ वुहान सिटी चाइना में रहेंगे कि भागेंगे? भागेंगे। दैट इज एस्केप विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस। लेकिन अगर ये हमारे कंट्री में आ गया और हमारे यहां पर फैल चुका है तो अब हम कहां भागे? नहीं भाग सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने जगह पर ही, जहां पर हैं वहीं पर छुप जाएंगे। कब तक छुपे रहेंगे? जब तक ये खत्म नहीं हो सकता। तो ये छुपना, ये भागना प्लेस के रेस्पेक्ट में हुआ कि टाइम के? एंड दैट एस्केप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज सस्पेंशन। आप अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया है। जैसे हम लोगों ने अपनी क्लासेस सस्पेंड कर दी, हमने अपने काम रोक दिए, दिस इज नोन एज सस्पेंशन। So there are two more responses. One is known as migration, another one is known as suspension. Migration is a escape with respect to place, and you know that suspension is escape with respect to time. And now इसको समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल दिया है साइबेरियन बर्ड्स का। साइबेरिया एक ठंडी जगह है। अब साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया में जब ठंडियां आती हैं, यानी विंटर्स आते हैं, तो विंटर के समय पर सब कुछ जम जाता है। ऐसा जम जाता है विंटर के समय पर, ऐसा जमता है कि बेटा पूरी जगह आइस डिपॉजिट हो जाती है। अब ये पक्षी के घोंसले जम जाएंगे और पक्षी मर जाएंगे। तो पक्षी विंटर आने के पहले माइंड कीजिए, विंटर आने पर नहीं, विंटर आने के पहले। और ये कौन डिसाइड करेगा? पीनियल ग्लैंड। विंटर्स आने के पहले वो अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं। अब वो साइबेरिया से उड़ते हैं और इंडिया आते हैं। इंडिया में एक जगह, ऐसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत जगह आते हैं, लेकिन अपनी बुक में दिया है तो हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है भरतपुर, और इस भरतपुर में एक सेंचुरी है केवला देव बर्ड सेंचुरी। तो अगर आप कभी भी भरतपुर जाएं तो भरतपुर विजिट करने का सबसे सही मौसम कौन सा? गर्मियां की सर्दियां? सर्दियां, क्योंकि सर्दियां में साइबेरिया की बर्ड वहां से यहां पर माइग्रेट करी होंगी। याद रखना 2016 या 17 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताइए, क्वेश्चन ये है कि साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में कहां आती हैं, एंड द आंसर वाज द केवलादेव बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर। क्यों आती हैं यहां पर? क्योंकि ये जो प्लेस है इट इज मोर हॉस्पिटेबल। यहां पर रहना उनके लिए ज्यादा हॉस्पिटेबल है,
याद रखना ये माइग्रेशन परमानेंट नहीं है, इनमें से मौसम बदलने पर बर्ड्स वापस साइबेरिया की तरफ लौटेंगे, उनका नेटिव प्लेस साइबेरिया ही है। तो सर्दियों में वो अपने प्लेस को चेंज करती हैं और केवलादेव बर्ड सेंचुरी भरतपुर में आती है। नाउ व्हाट इज एस्केप विद रिस्पेक्ट टू टाइम? इट इज अ सस्पेंशन। आप बोलेंगे सस्पेंशन को सर समझेंगे कैसे? सस्पेंशन का मतलब है इनएक्टिविटी। आप अपनी एक्टिविटी को बहुत कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल सीड। अब कुछ लोगों को यह सीड दिखता है, कुछ लोगों को यह प्लांट दिखता है। हम सबको मालूम है इसके अंदर प्लांट है, लेकिन एक्टिव प्लांट की इनएक्टिव प्लांट? इनएक्टिव प्लांट। अब इस सीड को आप पानी दीजिए, पानी देने के बाद इसे जमीन दीजिए, देखिए इससे प्लांट निकलेगा। ये जो प्लांट निकला है ये एक्टिव चीज है, लेकिन सीड कैसे था? इनएक्टिव। तो बताओ पौधे सीड क्यों बनाते हैं? ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकें? सस्पेंशन। ठीक इसी तरीके से कुछ लोग बनाते हैं स्पोर्ट्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था स्लाइम मोल्ड या फिर पढ़ाए थे फंजाई, आपने पढ़े थे कोनिडिया, तो आपको स्पोर्स, कोनिडिया, ये सब सस्पेंशन लगेंगे। स्पोर्स आपने दो तरीके के पढ़े हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का नाम जूस्पोर और इसके अलावा ए प्लानोस्पोर। तो ये सब जो स्पोर्स हैं ये सस्पेंशन है। ठीक इसी तरीके से जू प्लैंकटन, ये शब्द याद रखना, एनसीईआरटी में दिया गया है। जू प्लैंकटन्स वो एनिमल लाइक और द इंसेक्ट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं। जू प्लैंकटन्स अपनी बॉडी एक्टिविटी को पॉज कर देते हैं। पॉज करने की इस कंडीशन को बोलते हैं डायपॉज। यानी कि जितने भी जू प्लैंकटन है वो अपनी एक्टिविटी को जहां है जैसा भी वैसा रोक देते हैं। इस कंडीशन का नाम है डायपॉज। और डायपॉज कब करेंगे? फेवरेबल में कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। अच्छा, ये तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में हुआ। व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के रेस्पेक्ट में आपको दो प्रकार की स्लीप्स आपने पढ़ी हैं। इनमें से एक स्लीप को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन और दूसरी स्लीप को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। इसमें से जो हाइबरनेशन है इट इज विंटर स्लीप। सर्दियां आने पर कुछ ऑर्गेनिज्म चुपचाप छुप जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इट इज नोन एज विंटर स्लीप। एंड एस्टिवेशन इज नोन एज समर स्लीप। गर्मियां आने पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चुपचाप छुप जाते हैं। याद रखना, विंटर स्लीप या समर स्लीप करने वाले ऑर्गेनिज्म वही हैं जो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये रेगुलेटर है कि कॉन्फर्मर? कॉन्फर्मर। सो याद रखना, विंटर स्लीप में जाने वालों में से कॉन्फर्मर के अलावा कुछ मैमल्स भी हैं। इनमें से एक मैमल है जिसका नाम है पोलर बेयर। याद रखिए, पोलर बेयर पूरी जिंदगी आइस डिपॉजिट जगह पर रहता है, लेकिन उसको भी जब विंटर आती है तो छुपना पड़ता है। इट इज नोन एज हाइबरनेशन। और एस्टिवेशन में आपको देयर आर सम फिश, देयर आर सम स्नेल्स। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत पुराना एग्जाम्पल सुना है फ्रॉग का। फ्रॉग और मछलियां कीचड़ में गर्मियों के दौरान छुप जाती हैं और इनएक्टिव हो जाती हैं, इसे बोलते हैं एस्टिवेशन। तो चाहे हाइबरनेशन हो चाहे एस्टिवेशन हो, ये टाइम बाउंड सस्पेंशन है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये फिर से एक्टिव हो जाएगी। सो आपको याद करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम एस्केप ही करेंगे। याद रखना है, क्या याद रखना है? एस्केप ही करेंगे। और कैसे एस्केप करेंगे? एस्केप विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, escape with respect to time. Escape with respect to place, it is known as migration. Escape with respect to time, it is known as suspension. Suspension is activity or inactivity? Inactivity. And the migration is a change of ambient or change of the place. आपने place को stressful condition से more hospitable condition पढ़ी। इसके बाद का हम लोग next video में करते हैं। Take care.